गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा का मुख्य बिंदु रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत मुख्यतः इस बात की व्याख्या करते हैं कि दो देश परस्पर व्यापार क्यों करते हैं और व्यापार का मुख्य कारण क्या है, क्यों दो देश व्यापार में संलग्न हैं, क्या इस व्यापार से कोई लाभ है या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कई सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत पढ़ेंगे, क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। प्रतिष्ठित सिद्धांत में आपको मुख्य रूप से दो सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। पहला सिद्धांत होगा एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत, स्वतंत्र व्यापार का सिद्धांत। बच्चों, आप जानते हैं एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। इसलिए अधिकांशतः सभी प्रतिष्ठित सिद्धांत हम एडम स्मिथ से पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम रिकॉर्डों का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। इसे सापेक्ष लाभ का सिद्धांत भी कहा जाता है। आज की हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु रहेगा एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत या स्वतंत्र व्यापार का सिद्धांत। बच्चों, ये अपने नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसे एडम स्मिथ ने सपोर्ट किया है, ये निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत है, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। आपका कहना था कि दो देश जो व्यापार में संलग्न हैं, उन्हें व्यापार में निरपेक्ष लाभ होता है, इसलिए वो व्यापार करते हैं। और उनका इन सिद्धांत को स्वतंत्र व्यापार का सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि दो देशों के बीच व्यापार पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत, जिसे प्रतिपादित किसने किया? एडम स्मिथ ने। बच्चों, एग्ज़ाम में आपको प्रश्न एडम स्मिथ के नाम से भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एडम स्मिथ का सिद्धांत बताइए, और इसे स्मिथ के या एडम स्मिथ के नाम से ना पूछकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत बताइए या स्वतंत्र व्यापार का सिद्धांत बताइए, तब भी आपको यही सिद्धांत की व्याख्या करनी होगी। एडम स्मिथ की एक जानी मानी पुस्तक है, बहुत फेमस। 17वीं शताब्दी में उन्हें सन 1776 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उस पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। बच्चों, कई बार इस बुक को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है वेल्थ ऑफ नेशंस। इस पुस्तक में उन्होंने वणिकवादियों की राज्य भक्ति की विचारधारा पर तीव्र प्रहार किया और सरकारी नियंत्रण को अनावश्यक बताते हुए स्मिथ ने यह बताया कि अहस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत ही किसी देश और दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अर्थात विदेशी व्यापार का सर्वोत्तम परिणाम क्या है? कि अधिकतम लाभ हो। और ये कब संभव होगा? जैसा कि स्मिथ ने बताया कि अहस्तक्षेप की नीति होनी चाहिए। ये लेज़ेस फेयर जो शब्द है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। लेज़ेस फेयर ग्रीक भाषा से निकला हुआ शब्द है, जिसे कि हम कह सकते हैं अहस्तक्षेप की नीति। ये जो अहस्तक्षेप की नीति है, इसमें ये कहा गया है कि व्यापार पर किसी भी देश की सरकार का भी किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ना देश के भीतर उत्पादन की प्रक्रिया में, ना ही उसके आयात निर्यात में। तो स्मिथ का क्या कहना था कि स्वतंत्र व्यापार को आर्थिक विकास के लिए उन्होंने आवश्यक माना, क्योंकि स्वतंत्र व्यापार के कारण ही देश उन वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है जो कि न्यूनतम लागत पर तैयार की जा सकती है। बच्चों, आप यहाँ देखेंगे स्क्रीन पर कि हमेशा किसी भी उद्यमी को भी, किसी फर्म को भी और किसी देश को भी उसी वस्तु के उत्पादन को आगे बढ़ाना चाहिए जिस वस्तु के उत्पादन में उसे न्यूनतम लागत आती है, अर्थात वो सबसे मिनिमम कॉस्ट पर उत्पादन
कर पाए। जिस वस्तु का उत्पादन वो न्यूनतम पर ना कर पाए, उस वस्तु के उत्पादन में उसे कोई लाभ नहीं होगा। और ये न्यूनतम लागत प्राप्त करना कब संभव होता है? जब वो देश स्वतंत्र व्यापार में संलग्न हो, अर्थात जब वो स्वतंत्र व्यापार कर पा रहा है, तभी इस प्रकार की परिस्थिति आएगी कि वो न्यूनतम लागत पर उत्पादन कर पाए। अब एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात एडम स्मिथ ने कही है, वो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम विभाजन से ही विदेशी व्यापार से लाभ प्राप्त होता है। देखिएगा बच्चों, इससे लिंक करिएगा। पहले उन्होंने कहा कि स्वतंत्र व्यापार के कारण ही देश उन वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है जो न्यूनतम लागत पर तैयार किया जा सकता है। अर्थात स्वतंत्र व्यापार को आर्थिक विकास की आवश्यक शर्त क्यों माना है कि अगर आर्थिक विकास करना है तो आपको स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनानी होगी, और स्वतंत्र व्यापार होगा तभी कोई भी देश उन वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है जिसे वह न्यूनतम लागत पर तैयार कर सके। दूसरा, उन्होंने एक बहुत मुख्य बात कही है और उस बात पर जोर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम विभाजन, दैट इज़ कॉल्ड लेबर डिवीजन, श्रम विभाजन से ही विदेशी व्यापार से लाभ होता है। श्रम विभाजन का क्या तात्पर्य होता है? जिस वस्तु के उत्पादन में किसी देश के श्रमिकों को विशेषज्ञता हासिल हो, उन्हें उसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, और जिन वस्तुओं के उत्पादन में उन्हें कुशलता प्राप्त नहीं है, उस वस्तु का उत्पादन अपने देश में करने की बजाय उसे अन्य देश से आयात कर लेना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम विभाजन से ही विदेशी व्यापार से लाभ होता है। स्मिथ ने दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्यों लाभदायक माना है, इसका कारण भी उन्होंने श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को माना है। अर्थात दो देश व्यापार क्यों करते हैं, व्यापार से क्या लाभ है, व्यापार के कारण क्या दोनों देशों को लाभ हो सकता है, इसकी व्याख्या करने के लिए भी उन्होंने श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को ही मुख्य आधार माना है। बच्चों, सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले हम एडम स्मिथ द्वारा इस सिद्धांत की क्या मान्यताएं दी गई हैं। बच्चों, मान्यताएं यानी पहले से एज्यूम किया गया है कि यदि ये निम्न परिस्थितियां हैं या ये निम्न परिस्थितियां लागू हो, तभी व्यापार से किसी देश को या किन्हीं देश को निरपेक्ष लाभ मिल सकता है। अब हम देख रहे हैं कि एडम स्मिथ द्वारा दिए गए सिद्धांत की मान्यताएं क्या हैं। ये आपको मानकर चलना होगा, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत की स्मिथ के अनुसार व्याख्या कर सकते हैं। पहली मान्यता है, श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। बच्चों, ये वास्तविक तो नहीं लग रहा है, लेकिन इस सिद्धांत के प्रतिपादन में ये माना गया है कि उत्पादन का एकमात्र साधन कौन सा है? श्रम। अर्थात लागत की गणना करते समय केवल श्रम को ही उन्होंने कंसीडर किया है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट मान्यता है कि श्रम एक देश में गतिशील होता है, यानी कि लेबर का मूवमेंट विद इन अ पेरिफेरी ऑफ कंट्री, विद इन अ पेरिफेरी ऑफ नेशन तो लागू है, यानी कि गतिशील है, बल्कि दो देशों के बीच क्या पाई गई है? अगतिशीलता। तो ये सीधी सी बात है कि एक देश की सीमाओं के भीतर तो श्रम गतिशील माना गया है, लेकिन दो देशों के बीच ये श्रम अगतिशील है, यानी कि उसमें मोबिलिटी नहीं है। जैसे कि वस्तुओं में मोबिलिटी है, उस प्रकार से श्रमिकों की मोबिलिटी नहीं है। अगर होती तो ये सिद्धांत लागू नहीं होता। जैसे वस्तुएं बाहर जाती हैं, वैसे ही श्रमिक भी बाहर चला जाता, जहां उसे अधिक पेमेंट मिल रहा है वहां वो काम करने चले जाता। तो न्यूनतम लागत का जो हमने मान्यता ली है वो लागू नहीं होती। नाउ नेक्स्ट एजम्पशन इज, दो देशों में दो वस्तुओं का मॉडल 2x2 मॉडल है। हम इस मॉडल को समझने के लिए ये मान लेते हैं, स्मिथ ने ये मान लिया है कि दो देश हैं जो आपस में व्यापार कर रहे हैं, दोनों देश दो दो प्रकार की वस्तुएं बना रहे हैं। नेक्स्ट लीजिएगा, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को आधार माना है। पहले भी हमने इस बात की व्याख्या करी है कि
एक देश दूसरे देश की तुलना में एक वस्तु को सस्ता तैयार करता है तो दूसरे देश के लिए लाभदायक होगा कि वह उस वस्तु का निर्माण अपने देश में न करे वरन पहले देश से खरीद ले। इसी प्रकार पहला देश दूसरे देश से उस वस्तु को खरीद ले जो वह तुलनात्मक रूप से सस्ती बना सकता है। इस प्रकार से स्मिथ के अनुसार देशों में होने वाले व्यापार से विश्व के उत्पादन के साधनों का कुशलतम वितरण संभव हो जाता है जिससे व्यापार करने वाले देशों की वास्तविक आय बढ़ती है। स्मिथ ने स्पष्ट किया कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का सहारा लिया जाए तो श्रमिकों की कार्य क्षमता और कुशलता में वृद्धि की जा सकती है और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जिस वस्तु के उत्पादन में जिस देश के श्रमिकों में विशिष्टीकरण हो, जहाँ श्रम विभाजन ज़्यादा संभव हो, उसी वस्तु का वह न्यूनतम लागत पर उत्पादन करता है अन्य देश की तुलना में। दोनों देश दो समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। बच्चों, उदाहरण हम इस सिद्धांत की व्याख्या के साथ और देखेंगे। अभी आप मान्यता देखें। दोनों देश दो समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। बच्चों, दोनों देश दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ए देश है जो कि चावल और जूट का उत्पादन कर रहा है, तो बी देश भी चावल और जूट का उत्पादन कर रहा है और जो उत्पादन हो रहा है वो जूट दोनों देशों में समरूप है और चावल भी दोनों देशों में समरूप है। बच्चों, समरूप से क्या तात्पर्य है? आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कई बार पढ़ा होगा। जो भी वस्तु उत्पादित हो रही है, बनाई जा रही है, वो रंग, रूप, आकार, गुण सभी में समान है, अर्थात उपभोक्ता की दृष्टि में वो समान है, उसे ही हम समरूप मानेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, श्रम की सभी इकाइयाँ समरूप है। जैसे वस्तुएं समरूप है वैसे ही श्रम की सभी इकाइयाँ भी क्या है? ये बच्चों आप ध्यान रखिएगा, ये श्रम की जो इकाइयाँ हम समरूप मान रहे हैं ये दोनों देशों में एक जैसी नहीं है। एक ही देश में उपलब्ध जो श्रमिक हैं उनकी सभी इकाइयाँ क्या है? समरूप है, अर्थात वो कार्यकुशलता की दृष्टि से क्या है? एक जैसे हैं। स्वतंत्र व्यापार नीति पाई जाती है। स्वतंत्र व्यापार का मतलब क्या है? कि दोनों देशों में व्यापार पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध और रुकावट नहीं है। परिवहन लागत को या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को शून्य मान लिया गया है। ये क्या है? परिवहन लागत को शून्य इसलिए मान लिया गया है क्योंकि ए देश से बी देश तक जो निर्यात हो रहा है वही बी देश से ए देश की तरफ जो आयात होगा, दोनों कॉस्ट क्या होगी? समान, क्योंकि व्यापार क्या हो रहा है? दोनों ही देशों के बीच में हो रहा है। आयात और निर्यात दोनों संबंध उसी देश से हैं, इसलिए परिवहन लागत को क्या मान लिया गया? ऐसा नहीं कि परिवहन लागत अनुपस्थित नहीं है, शून्य है। शून्य का मतलब क्या है? निर्यात करते समय जो लागत आ रही है वही आयात करते समय भी आएगी, तो उस लागत को क्या मान लिया है? शून्य। श्रम की पूर्ति अपरिवर्तित रहती है। हम जिस समय परिस्थिति में इस सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हैं उसमें इस श्रम की पूर्ति को क्या मान लिया गया है? अपरिवर्तित। दोनों वस्तुओं की कीमत श्रम लागत द्वारा निर्धारित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। हम वस्तु की कीमत को किससे निर्धारित कर रहे हैं? श्रम की लागत से। श्रम की कितनी इकाइयाँ लगी हुई है? आपने स्टार्टिंग में भी देखा था कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन मान लिया गया है। क्योंकि श्रम को ही हमने उत्पादन का एकमात्र साधन माना है। क्यों माना है? इस प्रकार की मान्यता इसलिए ले ली गई है ताकि हम ये बता पाएँ कि वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किससे हो रहा है? उसमें लगी हुई श्रम की इकाइयों के द्वारा। नेक्स्ट है तकनीकी ज्ञान स्थिर है। तकनीकी ज्ञान वैसे स्थिर नहीं रहता है, पर उस विशेष परिस्थिति में जहाँ हम ये सिद्धांत की व्याख्या करने जा रहे हैं उस समय तक तकनीकी को स्थिर मान लिया गया, अर्थात तकनीकी में परिवर्तन होता है तो लागतों में भी अंतर आ सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट मान्यता है कि दोनों देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार हो रहा है, मुद्रा के आधार पर नहीं हो रहा है। बच्चों, ये थी एडम स्मिथ की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की या स्वतंत्र व्यापार का निरपेक्ष लाभ का के सिद्धांत की मान्यताएं। अभी हमने इसकी व्याख्या शुरू नहीं की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिफरेंट टेबल्स और डायग्राम के थ्रू इस सिद्धांत की व्याख्या को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।